बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा रूस किया है और जिसको कामयाब दौरा कहा जा रहा है। हमें याद है कि माजी में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये दौरा किया था, लेकिन उसके बाद बड़ी चेमा गोइयाँ हुई, फिर हुकूमत चली गई, फिर हम जी रशिया से हम पेट्रोल लेंगे, हम उनसे ऑयल लेंगे, रिफाइनरियाँ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ग्राउंड पर वो समर आवाम तक ना आ सका। आज हम इसमें भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ये जुल्फ़ी बुखारी और दीगर PTI के लोग अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप को रुजू किया जा रहा है और बानी PTI की जो सज़ा है उसको गैर कानूनी कहा जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मौजूदा वफाकी हुकूमत आवाम को बजट देने के बाद कितना रिलीफ देगी, पेट्रोल प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी, क्राइसिस बढ़ेंगे या कम होंगे, आदाद शुमार महंगाई के कम हुए बढ़े हैं, इसमें भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लास्ट में हम कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर पे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है अब सीनियर जर्नलिस्ट है, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत और सहाफ़त सज्जाद खोखर ने में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर खोखर साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ एक और नामवर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपने भी मुतादिद हुकूमतें आते जाते देखी हैं, कई अदवार देखे, कई वज़रा आज़म और कई काबीना आई उनके सामने, चली गई, उनकी परफॉर्मेंस भी उनके सामने। मज़हर अब्बास ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर मज़हर साहब, आपने भी टाइम दिया। मज़हर साहब पहले ज़रा ये बताएं, ये वर्किंग ग्रुप को जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि आए जी मदद करें, बानी PTI को गैर कानूनी रखा हुआ है। देखिए जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बात यह है कि एक शख्स के ऊपर 200 मुकदमात किए और वो अब सारे अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। कुछ पहुंच गए, कुछ पहुंचने वाले हैं। हद तो ये है कि मैं डिप्लोमेट सर्कल में बैठता हूँ और मुझसे गैर मुस्लिम डिप्लोमेट से पूछते हैं, और मुसलमान तो खैर बोलते ही बोलते हैं कि एक ऐसा शदीद किस्म का इद्दत का केस बनाया गया जो तारीख़ में कभी किसी मुसलमान ऐसे केस नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि अल्लाह का कहना है कि वो अल्लाह और उस औरत के दरमियान मामला है। आपने उस घटिया हरकत की कि आप इद्दत केस जो पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है, मर्डर केस डाले जबकि उसके बाद फायरिंग हुई, उसके बाद आपने 190। अगर हम इसको ऐसा कहें, बुरा ना मानिएगा, मकाफात अमल, मुझे याद है जब उस वक्त बानी PTI वजीर आजम थे तो वो कहते थे मरियम मेरा नाम नहीं लेना ज्यादा, तुम्हारे मियाँ को बुरा लग जाएगा। तो क्या वो किसी की बहू बेटी नहीं थी? देखिए, मैं किसी खातून के लिए इस तरह के अल्फाज एक वजीर आजम पाकिस्तान बोल रहा है, देखें क्या ये लबो लहजे उस वक्त दुरुस्त थे? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात सही है। हमने मेरा प्रोग्राम किया था उसके ऊपर, यहीं बैठ के किया था हमने। देखें, अगर कोई खातून या कोई भी शख्स अगर पॉलिटिक्स में आता है और नेशनल फिगर बनता है और पब्लिक फिगर बनता है तो फिर उसको सहने का भी हक होना चाहिए। गो कि हमारी ज़बान में शाइस्तगी होनी चाहिए। आप पारा जो है बहुत बढ़ चुका है और बहुत हर जगह इद्दत पैदा हो चुकी है, तो हमें कम करना है, ना कि इसको हमने ख़त्म करना। ठीक है, आपका 2 साल का जो अदवार गुजरा है PDM का और आज तक जो गुजरा है, इसमें सिवाय मुझे तो तबाही बर्बादी के अलावा मुझे नजर नहीं आता। आपको वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए आप काम कर रहे हैं। क्या काम किया आपने? महंगाई रूज पे है, स्टेबिलिटी आपके पास है नहीं। अभी आप ऐसे बाद में बात करेंगे, मैं बताऊंगा। अब प्राइम मिनिस्टर साहब रूस कैसे चले गए, आपको इसलिए चले गए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कि बात यह है कि पब्लिक के लिए आपने क्या काम किया, ये हमने सवाल है हमारा। नहीं तो फिर रोशनी डाले ना, आप क्यों गए वजीर आजम? जी, वजीर आजम में बात करता हूँ। ठीक है, बात यह है कि देखें सर कि जो वजीर आजम का चाइना का दौरा था, मैं इससे पहले एक प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ और व्लॉग में भी कर चुका हूँ कि जब चाइना गए हैं आप, चाइना ये 2 साल में चाइना आपसे बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। टोटल आपके साथ बातचीत की नहीं है। वजह है बता रहा हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ गए, क्या उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला? प्रोटोकॉल देखे, वो तो आप कोई भी आएगा आपको प्रोटोकॉल मिलना है ना। आप भीख मांगने जा रहे हैं तो प्रोटोकॉल तो वैसे भी देंगे आपको। ठीक है, ये अंदर की स्टोरी। भीख नहीं मांगने जा रहे सर, थोड़ा सा मुझे इस पे इख्तिलाफ है। पूछे क्या? वो कह रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट, बोले आप कारोबार यहाँ के करें सर, हमें पैसे नहीं दे। ये दोनों हाथ जोड़ के 21 अरब डॉलर 12 अरब डॉलर की आपकी इन्वेस्टमेंट खुद की हो रही है दुबई के अंदर, जो आपने सारे मीडिया को गायब कर दिया और आप बोल रहे हैं दूसरों को इन्वेस्टमेंट लेके आए। ये दुनिया है सर, लेटेस्ट दुनिया है। लोग आप पे हंसते हैं। मैं सारा दिन डिप्लोमेट्स के साथ होता हूँ, आज भी डिप्लोमेट के साथ था, मैं कौंसिल जनरल के साथ था। वो आपका मजाक उड़ाते हैं, हम 3-3 2-2 घंटे उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो बात यह है कि आप जब मांगने गए हो, आप CPEC था आपका, CPEC में मैंने चाइनीज कौंसल जनरल से 5.5 घंटे डिनर में मुलाकात की है। मुझसे सवाल करा था, मैं भी सवाल करा था। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि आप बताएं, लोग कहा जाता है मीडिया में कि इमरान खान से चाइनीज नाराज थे। उसने कहा बिल्कुल नहीं।
मैंने क्या वजह ये थी कि उसने आके रिवाइज किए थे, क्योंकि रिवाइज इसने भी किए थे, रिवाइज मलेशिया के महातर मोहम्मद ने भी किए थे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो नवाज शरीफ हुकूमत में हुए थे कि वो लोकल बेस पे होते हैं, गवर्नमेंट तो करती नहीं है, प्राइवेट सेक्टर करता है। तो आपने मामला लेन देन दिए थे, उसका नतीजा है आज आपके सामने खड़ा आईपीपीज का, कि इतने खतरनाक किस्म के एग्रीमेंट आपने किए थे कि आज लोग भुगत रहे हैं। बिजली का हाल क्या है आपको पता है, ठीक है। तो उसने कहा कि हम बिल्कुल नाराज नहीं थे, नाराज हम फिर मैंने सवाल किया, मैंने कहा क्या अब नाराजगी की वजूहत ये बन सकती हैं कि पूरा सी पैक उठा के आपने अमेरिका को दे दिया? क्या सी पैक आपकी प्रॉपर्टी है? 70-75 अरब डॉलर आपने लगाए, आप अमेरिकन एम्बेसडर को ला के आप गवादर बैठा रहे हो, क्या वो दिन नहीं देख रहे आपको? आप समझ रहे चाइनीज बेवकूफ है? चाइनीज दुनिया का उभरता हुआ एक सुपर ताकत है, सुपर ताकत बन चुका है, फाइनेंस में तो वैसे ही बन चुका है। अमेरिका नीचे जा रहा है, बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है अमेरिका, पैसे के हिसाब से फाइनेंशियली। तो उसके सवाल थे, हैरान हो जाता है आप किस तरह की बात कर रहे हैं। आपका दौरा नाकाम हुआ, आपके जनरल साहब भी गए, कुछ नहीं मिला आपको, कुछ नहीं मिला। उन्होंने बोला हम मामला सही करो। उनके अल्फाज क्या थे, गौर सुनिएगा। उसके बाद उनका मिनिस्टर आया, उससे सवाल किया, उसने कहा बात यह है कि आप अपने घर के मामला सही करें, आप पॉलिटिकली मामला सही करें, एक पार्टी के साथ आपने जरूर किया है उसको आप सही करें। जब तक इमरान खान की पीटीआई या इमरान खान को आप आजाद नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं देंगे, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये कौन कह रहा है? सर चाइनीज बोल के गया आपको। अच्छा, ये बोल के गया आपको, रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। ये हमारा अंदरूनी मामला है, तो चाइनीज अंदरूनी मामला है, इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। सर कौन सा अंदरूनी मामला है? आप दुनिया से अलग रह सकते हैं, आपने आईएलओ से साइन किया हुआ है, आपने ह्यूमन राइट्स पे साइन किया हुआ है, आप कैसे नहीं? हमारे मुल्क का जी किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ आदमी अगर कोई क्राइम करता है, कोई उस पे केस चलता है, तो पाकिस्तानी अदालतों में चलेगा ना? नहीं देखिए, अदालत चल रहा है ना, बेकत रहे ना, भुगत रहे ना। देखिए बात ये है कि आप दुनिया को देखो, सब मैंने आपको बताया, खुदा का खौफ करे, इद्दत केस ये एक मजाक उड़ाने वाला केस है। 190 मिलियन का जो पाउंड का केस है, वो क्या केस है? उड़ने वाला है, वो भी उड़ने वाला है। वो जो फालूदे के केस बन रहे थे, कौन से? मदर अब्बास साहब, वो जरदारी साहब पे फालूदे वाला अकाउंट आ गया था, वो एक मोची का अकाउंट आ गया जी, वो जरदारी साहब के पैसे। एक मिनट, वो नहीं है पैसे, तो क्या सबूत है? किसके सबूत? तो आपने मिटा दिए सारे, आने के बाद मिटा दिया। जरदारी साहब खुद बैठ के कह रहे थे कि क्या मेरे अकाउंट से गए पैसे? सर जी मेरी बात सुने, मेरे अकाउंट में खुदा की कसम, ये बैठे भाई मेरे साथ, मेरे पास $5000 भेज दें और एफआईए मेरे घर के पीछे होगी, मेरे घर पे छापा लगेगा। आप कैसी बात करें? आपकी ट्रांजैक्शन क्या आपको डायरेक्ट आती है? आपके डॉलर, जो आप डॉलर का बेड़ा गर्क होने वाला है, खत्म होने वाला है, डॉलर जाता है पहले न्यूयॉर्क से इधर आता है आपके पास। आप नहीं, तो बात कर रहे हैं? आपको कैसे ख्वाब आया कि ये जरदारी के ही है पैसे? आसिफ अच्छा, सदर मुमलिकत। मैं इसी जगह पे आपको प्रोग्राम करके गया हूं, मैंने क्या बताया कि जो आपके BMW गाड़ियां मिली थी जरदारी साहब को, फेक अकाउंट से अदायगी ना करे मदर साहब, बात बहुत आगे चली जाएगी। तोशा खान से खान साहब भी तो कफलिंग ले रहे थे। कफलिंग लिए, पैसे दे के लिए ना सर। क्यों लिए? खान साहब को क्या कमी थी कि इस एक कौमी एक विरसा है, आप उसमें से कफलिंग ले रहे हो? मेरी सुने, कौमी विरसा नहीं होता। देखें ये आपकी थोड़ी सी, थोड़ा आपको चले, मुझे मेरी सलाह कर दे। दो चीजें हैं, देखिए मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं वर्किंग करता हूं, मुझे पता है, ठीक है, मैं रहा हूं इस्लामाबाद में। जो भी तोशा आता है, चाहे फौजियों के पास आए, चाहे पॉलिटिकल लोगों के पास, चाहे ब्यूरोक्रेसी के पास है, उसकी वो रखा है तोशा खाने के अंदर। उसके बाद मेरे को मिला, अगर मुझे मिला है तो मुझे एक लेटर आता है, मैं इतने पैसे देके वो ले सकता हूँ। ऐसे नहीं, उसको पब्लिक को बताना है, हमने पब्लिक का बताना है कि पब्लिक को कैसे बताया जाए। एक लेटर आता है कि या आपकी प्रॉपर्टी है, या तो आप इसकी जो कमेटी, उसकी कैबिनेट डिवीजन का सेक्रेटरी का चीफ होता है, कैबिनेट डिवीजन इसकी मार्केट करेगी और इसकी वैल्यू करेगी। जब वैल्यू हो जाती है, आप इतने पैसे दें, आपको जो बनता है आप ले लें। इसने 20 से उठा के 30% किया। किसने? इमरान खान ने। अगर वो पैसे हैं, पैसे दे के ली ना, यहाँ जो गाड़ियां अलाउ नहीं है सर, गाड़ियां आपको बता दूं, गाड़ियां ट्रांसफर नहीं हो सकती। तोशा खान से गाड़ियां नहीं निकलती, कैबिनेट डिवीजन का हिस्सा है। यहाँ पे जरदारी साहब ने गाड़ियां ली, यहाँ मरियम बीबी ने गाड़ियां ली ना, रियली अप्रिशिएट ली। चले, हम उनको वो कहते हैं जी, बहुत अच्छा किया। वही खान साहब ने किया। खान साहब ने पैसे देखे, उन्होंने पैसे नहीं दिए सर, पैसे दिए ना उसने। अच्छा। पैसे मैं तो कह रहा हूँ, देखो ये वैल्यू है, इस गिलास की वैल्यू 10 रुपए। मैंने कहा कि 10 रुपए कम है, मैं 20 रुपए दूंगा। वैल्यू कराई दोबारा से। अच्छा, उस फ्रॉड केस में क्या है कि आपने जो वैल्यू लगवाई, इस केस का जब लगाया गया, तो टोटल फ्रॉड केस है, ये उड़ गया केस। तोशा खाना भी उड़ गया ना। एक बंदा जिसने वैल्यू की, जो इलिटरेट आदमी था, इंडियन कंपनी में नौकरी करता था दुबई के अंदर, बता रहा हूं अपने सुनने वालों को, आया हुआ वैसे इंडियन कंपनी में वो सुनारी की नौकरी करता था, ठीक है, छोटी मोटी नौकरी करता था। उससे उन्होंने जबरदस्ती लिखवाया, जो कह ही नहीं सकता, वो एक्सपर्ट ही नहीं है, एक्सपर्ट वैल्यू करता है। चले, ठीक है, आ गया। खोखर साहब, आप कैसे देख रहे हैं दौरा वजीर आजम? रूस गए हैं, माजी में इमरान खान भी गए थे, फिर वो कंटेनर आ रहे थे, तेल आ रहा था, सस्ता तेल पाकिस्तान को मिल रहा था, फिर रिफाइनरी के बड़े मसले आ रहे थे। क्या मिलेगा मुल्क को? कुछ मिलेगा कौम को? मिलेगा या नहीं? बस ऐसे ही चलता रहेगा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पर लाखों दुरूद व सलाम हो। साजिद भाई, मैं जैसे इस दौरे को देख रहा हूँ, इंतहाई गैर संजीदा ये दौरा है। चूँकि इससे पहले भी माजी में ये हमारे माशाल्लाह मशहूर व मरूफ हुक्मरान जो हैं, जो हमारे ऊपर इख्तियार रखते हैं, इख्तियार करते हैं या करवाया जाता है। तासुर ये हुकूमत देती है कि माजी की हुकूमत ने हमें दुनिया से तन्हा कर दिया था और हम दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? ऐसी पॉलिसी मेरे ख्याल में नहीं है। ये सिर्फ एक सियासी बयान होता है, वो तैयार करके जो है ना वो मीडिया पे रख दिया जाता है, कौम के सामने रख दिया जाता है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। रूस गए हैं, बड़ा खर्चा अखराजात आए होंगे वफद का वहाँ जाने से, तो मेरे ख्याल में वहाँ से हक हासिल इनको कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, जैसा कि मेरे भाई मज़हर ने बात की कि इन पर भरोसा नहीं करते गैर ममालिक जो हैं वो इन पर, इस टीम पर। अच्छा, क्योंकि मेरे तो वो कायद हैं, महबूब हैं, मैं उनकी बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अच्छा, नवाज शरीफ साहब। अच्छा, लेकिन बहुत सारी बाहर की दुनिया उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। बहुत सारे अच्छा, सारे ऐसे मकाम आए हैं जहाँ पर उन्होंने बिलखसूस मेरी नाक कटवाई है। अच्छा, तो मैं अपने कायदीन को बिल्कुल गिला कर सकता हूँ, मेरे वो कायदीन हैं। लेकिन जो दौरा रूस की बात है, मेरे ख्याल में वहाँ से हक हासिल कुछ नहीं होगा। इससे पहले यार ये चाइना के साथ जो ये मुआहदा हुआ था सी पैक का, इसको तो अब तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान जितने ये मोहल्ले वकूअ में जो वो बचाया जा रहा था एक। ठीक है खोखर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल करीम साहब ने। खुश आमदीद कहेंगे सर सेनेटर साहब। हेलो, क्या आप सुन सकते हैं सर? जी जी सुन सकता हूँ जनरल साहब। मैं ठीक, ये बताइएगा नए इलेक्शन की बाज़गश एएनपी भी कह रही है नए इलेक्शन करवाएं, फिर दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप सामने आ गया, जुल्फी बुखारी साहब वहाँ एक्टिव हो गए, यहाँ की हुकूमत कह रही है ये हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन कुछ सहाफ़ी और कुछ अकाबरीन अब आके कह रहे हैं टेलीविजन पर आके कि वाकई इमरान खान के साथ बड़ा गलत हुआ। जी आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन हो गए हैं और सब ने उनको एक्सेप्ट इस इन दी सेंस किया है कि सब ने ओथ्स लिए हैं और सब ने इलेक्शंस में हिस्सा लिया है। स्पीकर के, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कमेटियां बन गई हैं। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि कल तक फिर इलेक्शन हो तो फिर और कोई शोर मच जाए। आप देखें कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसके ऊपर भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो थे हमारे, और वो तहफ़्फ़ुज़ात उसके अंदर वो 2013 में तो तहरीक इंसाफ के थे, 35 पंचर की बात करते थे और फिर कहा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन का तो देयर इज नो क्वेश्चन। ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है विच इज अनफॉर्चुनेट, एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे कई मुल्कों में बनते हैं जहाँ कोलिशन गवर्नमेंट होती है और ये चलेगी 5 साल पूरा और इसकी सपोर्ट पे सारे अदारे हैं। सो क्वेश्चन है डजंट राइज के दोबारा वो। नंबर 2 ये कि जो जहाँ तक तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब का ताल्लुक है, वो उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो कोर्ट्स में हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो उसकी हियरिंग नहीं कर रही और वो कोर्ट्स ने फैसला करना है। बहुत सौ में वो उनको बेल दे चुके हैं और बाकी भी जो को अगर 1-2 रहते हैं उस पर फैसला होना है, वो जो फैसला करेंगे वो सबको काबिल कबूल होगा और फिर वो अपनी सियासत करें और आके सिर्फ ये रट ना लगाएं कि इलेक्शन करें और मुझे बनाएं। फिर आप अपना मैनिफेस्टो दें और ये बताएं कि जब आपको 4 साल इधर मिले थे और 10 साल उधर मिले केपी में, तो आपकी अचीवमेंट क्या है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी फॉर इंटरप्ट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल आपने कहा कि अगर अदालतें उनको छोड़ देती है तो वो मुल्क में दोबारा सियासत करे, सब नॉर्मल है, तो फिर एक ये भी तासुर था कि खान साहब माफी मांगे सानिया 9 मई की, उसका क्या होगा जनरल साहब? देखिए उसका तो देखिए 9 मई का वाकया तो एक बहुत ही अंदोनाक वाकया था
और वो एक रियासत के खिलाफ जुर्म से कम नहीं था। और इसका आप जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। और अगर इस तरह की आप अपने अदारों के खिलाफ और स्पेशली अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो आपका मेन स्टे है नेशनल यूनिटी के लिए, कौमी सलामती के लिए, आप उसको कंट्रोवर्शियली ना बनाएं बल्कि उस पर अटैक करें। अभी भी आप ये देखें कि अभी ये करारदाद जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो अमेरिका में हुई है, अभी एक हमारे सहाफी कॉलमिस्ट, रिनाउंड कॉलमिस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर के, वो गए हुए अमेरिका और उन्होंने कल परसों अपने यहाँ डॉन में एक आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं हैरान हो गया हूँ यहाँ देख के कि लॉबियिस्ट हायर हुए हैं जो कि तरीके इंसाफ के हक में और पाकिस्तान की रियासत के मुखालफत में और हुकूमत की मुखालफत में। और अभी वो कहते हैं पहले IMF के दफ्तरों के बाहर मुजाहरे हुए कि बिल्कुल इनको पैकेज ना दे ताकि ये डिफॉल्ट करें और मुल्क तितर बितर हो। और अब अभी कोशिश हो रही है कि उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएं। तो आप ये देखें कि क्या इन जराइम में जो इन्वॉल्व हैं, क्या उनको मुल्क के अंदर सियासत करने का हक है? सियासत तो एक पाकीज़ा प्रोफेशन है जिसके अंदर आप अपना मैनिफेस्टो देते हैं, आप अपनी कार्रवाई देते हैं, आप अपनी तो जनरल साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपने खुद कहा कि फिर क्या इनको सियासत करने का हक है? तो फिर माजी की MQM और उनके जिनापुर और दीगर मामलात, फिर बानी MQM अल्ताफ के नारे और फिर अब PTI भी उसी ही सिमत में चल रही है, तो सियासत तो PTI कर रही है, कलदम भी नहीं हुई, तो फिर क्या इदारे छूट देंगे ऐसी जमातों को कि करते रहे सियासत और इक्तदार के हुसूल के लिए रियासत को दांव पे लगा दे? जी हाँ, देखिए मैं ये इस फेवर में तो नहीं हूँ कि आप सियासी जमातों के ऊपर पूरी पाबंदी लगा दें, लेकिन आपने MQM की एग्जाम्पल दी है तो उनका लीडर जिस तरह की जहर उगलता था, आज वो कहाँ बैठा है, उसकी क्या पोजीशन है? वो ये उसी की वजह से ये फारूक सत्तार वगैरह और ये सारे उनकी टीम का हिस्सा थे। लेकिन लीडर मैटर करता है। लीडर आपको जहाँ रुख दिखाता है, जो हकारत और नफरत पैदा करता है। अल्ताफ हुसैन ने तो जाके इंडियन सरजमीन के ऊपर भी जाके पाकिस्तान के खिलाफ बातें की, फौज के खिलाफ बातें की, अदारों के खिलाफ बातें की, तो आपने देख लिया कि आज क्या किरदार पे पहुंचे है। तो फिर क्या सॉरी सर, तो फिर क्या ये गारंटी है कि कल खान साहब के केसेस खत्म होते हैं और खान साहब बाहर आते हैं तो वो भी जलसों में फिर क्या रासत मुखालिफ तकारीर नहीं करेंगे, बाहर जाके तकारीर नहीं करेंगे? देखें, जब अगर बाहर आके वो तकारीर करते हैं और वो ऐसी तकारीर करते हैं जो एक्साइट करता है माप को कि वो आके हमले करें आप अपने अदारों के ऊपर जो आपके कौमी सलामती के अदारे हैं, तो ऑब्वियसली फिर कानून तो अपना वो रास्ता लेगा और उसके ऊपर तो फिर नोबडी कैन डू दिस। देखें, किसी मुल्क के अंदर भी आपने देखा कि कहीं भी आप ये चीज नहीं देख सकते कि आप उनको भड़काएं और उनको साथ करें तो वो आपको छोड़ दें। दो सवाल सर, मैं दो सवाल आपसे करने जा रहा हूं, दो सवाल आखिरी मेरे इंपॉर्टेंट है। एक तो 6 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है जिसका स्लोगन है हकीकी आजादी। ये हकीकी आजादी क्या है, इनका ये स्लोगन है, ये कौन सी आजादी किससे मांग रहे हैं? एक तो ये, दूसरा ये तमाम जो PTI के साथ हो रहा है, बानी PTI को वो कसूरवार नहीं समझ रहे, वो ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये सब किया है। देखिए, बात ये है, ये हकीकी आजादी तो हम सब का नारा है कि पाकिस्तान की आजादी, सोवरेनिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रहे और मुल्क मुकम्मल आजाद हो। ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। आपने तो अपनी जो हतमी आजादी के लिए एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया था, आज उन्हीं की मिन्नतें तरले करके तो आपने ये करारदाद मंजूर कराई है वहां से। उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लॉबिंग कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ। तो हकीकी आजादी तो सब चाहते हैं मुल्क के अंदर और उसका तो देयर इज नो क्वेश्चन। और बाकी ये है कि 6 जुलाई को जलसा करें, आप अपना मैनिफेस्टो दें। आप ये देखें पाकिस्तान को कैसे इस मुश्किल से निकालेंगे, इसके अंदर आपकी भी कंट्रीब्यूशन है। आपने बहुत ज्यादा इसके अंदर लोन्स भी लिए थे और आप कुछ भी नहीं कर सके। आपके क्रेडिट में कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए कि मुल्क के लिए आपने क्या किया। सिर्फ नारों से नहीं बनते। आपने रूस को नाराज किया, आपने चाइना को नाराज किया, आपने अमेरिका को नाराज किया, आपने यूरोपियन यूनियन को, सऊदी अरेबिया को, UAE को। तो आप मतलब
तो मेरे ख्याल में ऐसे नारे न लगाएं, आए अपना मैनिफेस्टो दें और ये बताएं कि आपकी कारकर्दगी क्या थी माजी में, और उसकी बिना के ऊपर वो आप अगले जब 5 साल के बाद, अभी 4 साल के बाद इलेक्शन होंगे, उसके लिए अपनी तैयारी करें। आप एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होके आए थे, आपने उसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए पहले फिर आपने इकरार जुर्म किया कि हमने किया था, इन्होंने फिर हमें काम नहीं करने दिया। फिर जब वो पीछे हटे तो आपने उनको बुरा भला कहा और गालियां दी और गद्दार कहा और फौज के अंदर म्यूटनी की कोशिश की कि किसी तरीके से। आज भी इनका यही दिल है कि मुल्क जाए, बिजली गिर जाए, जो कुछ भी हो हट जाए, बस हम हैं तो सब कुछ है। कोई अच्छी खबर आती जाए तो वो ऐसे करती है जैसे आसमानी बिजली गिर पड़ी है, और कोई खराब खबर है पाकिस्तान की तो उसको पूरा इनका मीडिया हाईलाइट करता है। ये जो है ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिजिटल टेररिज्म का जो टर्म कायम की गई है वो बिल्कुल ठीक है, और उसके पीछे अनुदो यहूद का पैसा है, और वही पैसा लग के तो आई कैन अश्योर यू अगर मुल्क चलाना है तो खुदा के वास्ते इनका सारी इज्जत लेके आए और हम्बल हो जाए और मुल्क में सारों लोगों को लेके चले। नेल्सन मंडेला की मिसाल आपके सामने है, वो मुल्क की आगे जाते हैं जिनके अंदर रौनक और एरोगेंस नहीं होती। जनरल साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, जनरल साहब अगर मैं गलत ना हूँ, चूंकि आपने मुताबिद अदवार देखे हैं, आपने जिस डिजिटल इस टेररिज्म की बात की, तो ये बहुत सारे अकाउंट्स बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। इतनी आज़ादी मिलने के बावजूद इतना जहरीला मवाद सोशल मीडिया पे अपलोड किया जा रहा है, रियासत मुखालिफ चीज़ें डाली जा रही हैं और उनको अलग ऐलान किया जा रहा है कि हम पीटीआई वाले ये कर रहे हैं, फिर भी पीटीआई के लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, सियासत कर रहे हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मज़ीद चीज़ें बढ़ेंगी और रियासत को नुकसान देंगी? पहले ही हमें बलूचिस्तान और वाना वजीरिस्तान केपी के कुछ एरियाज़ में तालिबान और दीगर दहशत गर्दों के बड़े मामलात हैं, मुहर्रमुल हराम का महीना सर पर है, तो क्या कहेंगे सर? या देखिए, ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ना, ये तो सारे ही इनके बाहर है, और ये खुद उन्होंने इकरार भी किया हुआ है। रऊफ हसन उस दिन बता रहे थे कि अमेरिका में, यूरोप में, और हमें तो पता भी नहीं होता कई दफा कि वो ट्वीट की जब बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब का आया है तो वो बाहर से आया है वगैरह वगैरह, तो वो बाहर जो ट्विटर पे बैठे हैं, देयर इज नो फ्री लंच, वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर को खत्म करना चाहते हैं, वो सीपैक को रोल बैक कराना चाहती हैं। वो ताकतें जो अनुदो यहूद की हैं, जो मुल्क के मुखालिफ हैं, उनके हाथों में अगर हमारे मेहरबान दोस्त जो बाहर बैठे हैं, जिनको पाकिस्तान की सरजमीन पे जन्म लिया, इसी ने उन्हें पाला पोसा और बाहर भेजा, और आज वो रियासत के खिलाफ वहां से बैठ के प्रोपेगेंडा करें, तो ये बात अच्छी नहीं है। मुल्क के अंदर आए, मुल्क के अंदर बैठ के इन मसाइल को हल किया जाए, और उसका हल का तरीका यही है कि आप वर्किंग रिलेशनशिप रखें पॉलिटिकल लोगों में, ऐसा माहौल पैदा करें कि इलेक्शन हो, ऐसी लेजिस्लेशन करवाएं, पार्लियामेंट में अपना जोर डालें, हुकूमत को तनकीद का भी शक निशाना बनाएं, अच्छे बिल्स लेके आ जाएं ताकि सारे लोग पास करें, ताकि मुल्क के अंदर और मुल्क आगे चले। मुल्क के अंदर मोहब्बत और शफकत की बजाय अगर नफरत और हकारत के बीज बोएंगे तो उससे फिर किसका नुकसान होगा? जबरदस्त, ठीक है जी, पाकिस्तान हमारी पहचान है और हमें पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, हम सबको मोहब्बत है, लेकिन दुश्मनों के हाथों में न खेले, वरना ये दहशतगर्द मुल्क के अंदर और ये जो टेररिस्ट है, डिजिटल टेररिज्म बाहर से, ये एक हाइब्रिड वार के दो बड़े हथियार हैं और वो अपने तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह का करम है पाकिस्तान उसको फाइट बैक कर रहा है। ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, इन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, जल्द से निकलेंगे, हम ये करेंगे, अटैक कर देंगे, फलाना होगा, जम्मूद हो जाएगा, कुछ नहीं, 5 साल ये हुकूमत चलेगी और इंशाल्लाह चलना चाहिए, यही हमारी कंटिन्यूटी जो है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जनरल अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। खोखर साहब, डिजिटल टेररिज्म एक नई टर्म मुतारिफ करवाई इस हुकूमत ने, वो डिजिटल सोशल मीडिया का कंटेंट जो कि रियासत मुखालिफ वीडियोस, फिर उनके जहरीले कैप्शन, फ़ौज मुखालिफ तकारीर, बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब की वीडियोस अपलोड होना, ये कहाँ का, मतलब इक़्तिदार के हुसूल के लिए आप इस लेवल तक चले जाएंगे कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं?
जहाँ तक तो कौमी सलामती अदारों के मुतल्लक मवाद की बात है, ये काबिल मज़म्मत है। हाँ। चूँकि अफवाज पाकिस्तान मुल्क के माथे का झूमर है, और झूमर हमेशा माथे पे होता है, पेशानी पे होता है। अब चंद लोगों की वजह से पूरे अदारे को अगर बंदा गलत कहना शुरू कर दे तो ये बहुत ही गलत बात है और काबिल मज़म्मत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाकी सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, हमारी इंतज़ामिया, हुकूमतें बड़ी भी कोशिश कर लें तो आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया ही तो आज के दौर में एक आवाज़ है। पहले कहीं पर कोई सहाफ़ी होता था, मज़हर भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अब जिसके पास मोबाइल है वो सहाफ़ी है, वो सहाफ़ी है। चूँकि अगर वो कोई सीन को फुटेज सेव करता है और सोशल कर देता है तो ये एक अच्छा काम है, ये बुरा काम नहीं है। और जहाँ तक बात मवाद की है तो काबिल मज़म्मत है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मदर अब्बास साहब, आपने सुना जनरल साहब ने बड़ा डिटेल में बताया कि इक़्तिदार के हुसूल के लिए आप कौमी सलामती को दाव पे लगाएं, आप अमेरिका में लॉबिंग करें, वहाँ फर्म्स हायर करें, उनको पेमेंट करें कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को ख़तरा है, पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है, हमें इक़्तिदार दिया जाए, अदरवाइज़ पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये तासुर सर देखें, ना तो जनरल साहब के पास कोई प्रूफ है कि वहाँ पे कौमी सलामती के लिए लोग भागदौड़ कर रहे हैं, ये सब सियासी बातें हैं। जनरल साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं, मैंने उनको सुना है, मैं नज़दीक भी रहा हूँ, इस्लामाबाद हमारा ताल्लुक भी रहा है, यहाँ पे चेयरमैन रहे हैं स्टील मिल के अंदर, अच्छा काम किया था। लेकिन ये सियासी मोहरे हैं। और क्या अभी मैं अगर बोलना शुरू करूँ, मैं बीइंग अ सहाफ़ी, मेरे पास तो इतना मवाद है, बोले आप क्या करते रहे, आप भी तो करते रहे ना सर। आपके नवाज शरीफ साहब ने क्या, आपने जैसे बोला कि आप फौज के उस पर चढ़ के आए, नवाज शरीफ तो सारी जिंदगी फौज के कंधों पे चढ़ के आया है। मैं उसके साथ रहा हूँ ना, 8 साल रहा हूँ ना नवाज शरीफ के साथ, एवरीबडी नोज मी, मुझे पता है। नवाज शरीफ मुझे बताएं, इस दफा नवाज शरीफ के आलम में वोट लेके आए थे, इस दफा तो जो एक्शन हुआ पाकिस्तान की तारीख का, अब उसका अंजाम आ रहा है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ रहा है। तो गालियां पड़ रही हैं इनको, जजों को, काजी फाइज साहब गुस्सा हाथ जोड़ के कि वो फंस चुके हैं बुरी तरीके से, इलेक्शन कमीशन फंस चुका है बुरी तरीके से। आपका किस तरह का इलेक्शन मेरी जिंदगी के, मैं 85 साल ये हुकूमत पूरे करेगी। मदर अब्बास साहब, नहीं है, मैं आज आप ये बात आज लाइव शो में लिख ले। सर मैं आज आपको कह रहा हूँ, चैलेंज है मेरा। अच्छा, ये 6 महीने हुकूमत गुजार दे, मैं यहाँ आप मुझे प्रोग्राम बना लिएगा, मुझे सही रिकॉर्ड हो गई चीज, पैसा ही नहीं आपके पास, ये रिकॉर्ड हो गई चीज। यस सर, पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी हमारे साथ। सर आप देखें, आप ये सारे बड़ों की हुकूमत है सर। आप अब ये बताएं, ये बड़ों की हुकूमत है, मुतादिद मुश्किलात से ये मुल्क निकाला है सर। 2008 का भी पाकिस्तान आपको याद है, दहशतगर्दी थी, जरदारी साहब की हुकूमत थी, एक पेज पे थे, ठीक है, राइट, अभी भी एक पेज पर नहीं, अब नहीं है ना सर। अच्छा, जैसे इन्होंने बहुत जबरदस्त बीइंग साफी की कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर तारीख 74 साल तारीख हमें झूठ बताया गया। हम बचपन में भी प्रोग्राम करता हूँ ना सर, मैं भी सारा जिंदगी यही बोलता था, जनाब वाह 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 वाह। अब मुझे पड़ा यार ये तो कुछ भी नहीं है, सीट के लिए तो कुछ भी नहीं है। सर आप राइट सीट पे राइट बंदा होना चाहिए। मेरा काम है अगर सहाफत, तो मुझे सहाफत करनी चाहिए, हकीकी सहाफत करना चाहिए। किसी का काम है सियासत करना चाहिए। तो आप आजकल बहुत सारे जर्नलिस्ट, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वो तो पार्टियों के स्पोक पर्सन बने हुए। मैं कर रहा हूँ, जब आप मुल्क के अंदर देखिए, मैं मुझे 24 साल हो गए सहाफत के अंदर, ठीक है। मुझे ये बताएं, मेन स्ट्रीम टीवी है वो किधर है आजकल? कोई रो रहा है। आप पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं कर रहे? मैं क्यों करूं सर नुमाइंदगी? मैं कह रहा हूं मेरे साफियों को मारा जा रहा है, मेरे साफियों के लिए तमाम चैनल बंद कर दिए गए, और मैं बोलता रहूं एक चीज मिली है बात की, किसी का बात भी सोशल मीडिया को नहीं बंद कर सकता। आप टीवी सारे आपने खरीद लिए, सब, कोई अलीम खान का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है। मुझे ये बता दें कि एक गिरता था, टमाटर महंगे हो गए, वो शोर, आटा महंगा चोर, चीनी महंगी चोर, ये खड़े होते थे। आज 74 रुपए का यूनिट हो गया आपका सर, 74 रुपए का यूनिट। कहीं टीवी पे आप सुन रहे हैं, हम आप बात कर रहे हैं अभी, मुझे आप कोई पिछले 20 दिन बजट के बाद का मुझे एक प्रोग्राम दिखा दें या किसी एंकर ने ये बात की होगी पब्लिक मर गई है, रुल कर रही है, बिजली से मर रहे हैं लोग, खुदकशियां कर रहे हैं, कोई बात करता है? ये तो बेचारे आए हुए हैं, बूट पालिश के किस्म की हुकूमतें हैं सारी है, ठीक है। आप देखें कि
कभी भी दुनिया में खान ने बूट पॉलिश नहीं किए थे। सर बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, मेरी बात सुन लें आप, ठीक है। ये 3 दफा आ चुके हैं सर, 3 दफा। ये कैसे आए हैं मुझे बताए ना इनकी अपनी सीटें मैंने इलेक्शन काउंटर किया, यहाँ से लेके पेशावर तक, मानसर तक गया। सिंध में भी पीपल्स पार्टी नहीं है सर। आज अगर आप सही इलेक्शन करा लें सिंध में भी, यस बिल्कुल कह रहा हूँ ना करें सर। मैं सिंध से ताल्लुक है मेरा। सर सिंध में कौन है दूसरी पार्टी मैं आपको आ रहा हूँ जो भारी अक्सरियत लेकर आएगी? मजहर अब्बास साहब, आप कहाँ रहते हैं? आप मेरे मोतबर हैं, मेरे सीनियर हैं। टोटल फ्लॉप। आज फरिश्तों हुकूमत ले आए, आज फरिश्तों हुकूमत। अच्छा मुझे आपसे सवाल है, चलो आप प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह, इतने प्रोग्राम कर दिए। आपका ताल्लुक कराची सिंध से ही है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान इलेक्शन से मैंने 3 दिन पहले तो आया हूँ। मैंने कहीं पे भी, खुदा की कसम खा रहा हूँ, कहीं पे भी मैंने नून को नहीं देखा। पीपल्स पार्टी थी कई जगह पे, जैसे राशा परवेश के मैं गया, गुजर खान गया, की बात करें ना, मैं आ रहा हूँ सुने। मैं सिंध गया। सिंध के अंदर मसला ये है कि 1 पार्टी उनको गिफ्ट में बड़े भाइयों ने दे दी है, आप हमारे साथ चलते रहे, सिंध आपका है। सिंध में कौन सा ऐसा बड़ा कारनामा है कि जो पीपल्स पार्टी ने पिछले 16 साल में किया हो? कौन सा बड़ा कारनामा है मुझे बताएं। मेरा सवाल था अभी सीएम साहब से, मेरा सवाल था कि हम इतने से बड़े हुए, उसके बाद नौकरी पे आ गए, हमारे बच्चे बड़े हुए, उन्होंने एजुकेशन की। सिंध में आज टॉप क्लास का कॉपी कल्चर है। आपका एक मिनिस्टर बैठा हुआ है पिछले 10 साल से, जिसका नाम है सैयद सरदार शाह। वो कौन बंदा है मुझे बताएं? वो अपने आप को दिलीप कुमार से कम जाहिर नहीं करता, अनिल कपूर से कम बात नहीं करता। कॉपी, मेरा सवाल था सीएम साहब से, मुझे 10 साल हो गए आपसे सवाल करते हैं, मुझे बताएं कि सिंध के अंदर कोई भी, मुझे बता दें कोई ऐसा सेंटर हो जो बिकता ना हो, जो कॉपी नहीं करता हो। ये बीमारी कराची में आ गई। अब तो ये हो गया है साजिद साहब, पूरा बोर्ड बिक रहा है, पूरा भी आया ना पीछे केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर, पकड़े गए सारे। आप बोर्ड पे आ गए। मेरा सवाल ये था कि पीटीआई वाले सारे हाजी है। नहीं, मैंने नहीं कहा हाजी है, आपने कहा पीपल्स पार्टी देखिए पीटीआई हुकुम, मैंने पीटीआई वाले ने, आपने कहा कि वो ठीक थे, महंगाई भी नहीं थी उनके दौर में। आपने मुझसे सवाल किया कि क्या पीटीआई वाले रियासत को दांव पे लगा रहे हैं? 9 मई आपके पास नहीं है, आप 9 मई को क्या हुआ? कोई नहीं लगा रहा, सब फ्रॉड है। आप 9 मई फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। 9 मई मेरे साथ, ये आप मेरे साथ की नुमाइंदगी नहीं कर रहे सर। मेरी बात सुनना, मेरे साफी आपको पता है कितने अरेस्ट हुए थे? कैमरामैन कितने अरेस्ट हुए थे पता है आपको? ये बात पता है? आपने कोई प्रोग्राम किया इसके ऊपर? मेरे 100 से 150 बंदे अरेस्ट हुए थे लाहौर के अंदर। क्या था कि वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे, उठाया जीएफ फॉरेंसिक करा के उठा के ले गए, बोले उठाओ इनको, उठाओ, जियो फेंसिंग करा के ले गए, ठीक है। आप मुझे बताएं, एक आदमी दूर बैठा, मुझे अभी आप सबको छोड़ें, वो जो है अपना बेगम, क्या नाम है उसका, यास्मीन राशिद जो है, कैंसर के मरीज, उसके ऊपर 6 मतलब आप जरताज गुल 6 शहरों में, वो लड़की दूसरी जो भी जेल के अंदर है, 6 शहरों में इकट्ठा 10 मिनट के अंदर। यास्मीन का आपने डॉक्टर साहब का नाम लिया, खातून है, हमारे लिए काबिल इज्जत है। वो क्यों बंद अंदर? सर वो कोर कमांडर हाउस जा रही नहीं जा रही सर, सुने ना सर, शहरियार अफरीदी कह रहे थे कि चले जी जीएचक्यू पे। ये आपके सामने वीडियोस में मवाद सर, एक खातून कह रही थी इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। सर यास्मीन रात सारे सीसीटीवी फोटो आप निकाल कर ले आए। अगर वहां पे यास्मीन राशिद अंदर घुसी है, 2 बंदे थे बड़े, वो आज तक बंदे पकड़े नहीं गए, बाकी सारे पकड़े गए माशाल्लाह। नहीं, एक ही रात में पकड़ लिए। ये आप 2 बंदे थे। ये मजहर अब्बास न्यूट्रल बात कर रहे हैं या पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं? न्यूट्रल बात कर रहा हूं। मेरे साफी भी अरेस्ट हुए थे, मेरे कैमरामैन भी अरेस्ट हुए थे। नहीं तो पीटीआई को बोले ना फिर आप, जिन्होंने ये धावा बोला। किसने बोला? ये 9 मई को किसने धावा बोला? किसने? इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझे अरेस्ट किया तो इसका रिजल्ट बड़ा बुरा आएगा। अरेस्ट क्यों हुआ था? जब कोर्ट में बंदा गया ना, आप एक बंदा आप बोल रहे हो, कोर्ट कह रही है कि जनाब नहीं आप खुद आए और थंब लगाएं, जियो अपना वो क्या बोलते हैं बायोमेट्रिक कराएं। नवाज शरीफ आया तो आपने वहां तो एयरपोर्ट भी ले गए, आपने बायोमेट्रिक करा लिया। यार ये क्या तजाद है यार? आप एक कोर्ट के अंदर बंदा अंदर बैठा हुआ है, आप पेश होने के लिए आया है, आपने उसको रेंजर्स कोर्ट में घुसी है, वो तो उनको शर्म नहीं आ रही चीफ जस्टिस साहब को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके सबको अंदर करें, चाहे वो फौजी हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे रेंजर्स वाला हो, सबको अंदर होना चाहिए। शीशे तोड़ के बंदे को, एक प्री प्लांट है ये। देखे मेरी बात सुने, 71 हम्मुद रहमान कमीशन आपके पास पड़ा हुआ है, माशाल्लाह हम्मुद रहमान कमीशन पड़ा हुआ है, सबकी एक एक चीज कोताहियां पड़ी है इसके अंदर। ये मजहर अब्बास ने गुफ्तगू की, सज्जाद खोखर साहब, क्या ये एक्चुअल गुफ्तगू है या मजहर साहब मेरे उस्ताद है ये पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं? जहाँ तक मजहर भाई की बात है और आपका सवाल है, मुझे तो स्मेल आई पीटीआई की नुमाइंदगी। मैं इसमें बिल्कुल नहीं कूदूंगा, क्योंकि बात बहुत आगे तक निकल जाएगी, चली जाएगी। नहीं, आप अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। आपको क्या स्मेल आई? मैंने तो बोल दिया ना, लाइव चल रहा है शो, दुनिया देख रही है। मुझे तो लगा कि वो पीटीआई के एक लीडर बैठा हुआ मेरे आगे। क्या आपको ऐसा लगा? मजहर भाई ने, मैं सर एक बात करता चलूं सर, कतई कलामी,
इंशाल्लाह हाँ ठीक है। नवाज शरीफ ने ये ना बोल दिएगा इंशाल्लाह मेरा बानी इमरान खान बाहर आ जाएगा। मेरी सुन लें। अच्छा इंशाल्लाह वक्त आएगा सब चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि नवाज शरीफ ने जहाज अगवा किया था, बाद तो बरी हो गया, अब्दुलरहमान कमीशन में सब कुछ है, बस इतनी मुख्तसर बात। चले ठीक है। खोखर साहब, जमहूरियत सर। जनाब मजहर भाई ने जो कहा, उन्होंने बतौर सहाफ़त एक नॉलेज रखते हुए ये तमाम चीज़ें बयान की। चूँकि सहाफ़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानता होता है, बाज़ दफ़ा वो बयान नहीं कर सकता, तो बहुत करीब से जानते होंगे मजहर भाई, बजा फरमाया उन्होंने, ये उनका अपना एक वो था, मौक़िफ़ था। लेकिन बात ये है कि झूठ को छुपाने के लिए 20 झूठ और बोले जाते हैं, और एक दिन वो वाज़िया हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं कि इसमें हकीकत क्या थी, ऊँट था या बकरी थी। तो मैं इस पे बात नहीं करूँगा। चले देखिए जी, खोखर साहब ने बड़ा वो कहते हैं ना कि सहाफ़ी बिरादरी भी नाराज़ ना हो, लेकिन मैंने तो उस्ताद नहीं, उन्होंने एक बात अच्छी की है, उन्होंने बोला तारीख आप ना खुद मुकदमा लड़ेगी बताएगी, लबे-लबाब यही है उनका, लबे-लबाब यही है। जरा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप बात कर लेते। खोखर साहब, हर दूसरी जगह पे हाई राइज बिल्डिंग है और पोर्शन बिल्डिंग है, चेक एंड बैलेंस नहीं। मैंने मेरी आंखों से ऐसी बिल्डिंगें भी गुजरी 60 से 80 गज पर 5-5 मंजिला इमारतें, अगर ये गिर गई और मुतादिद गिर चुकी हैं, कई जानी नुकसान हुए हैं, तो इसका एक महकमा है जिसको कहते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसके इस वक्त डीजी साहब हैं सोलंकी साहब, रशीद साहब। हमें बुलाया, अब बात की, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। आपका फ़ोन नहीं उठाया? नहीं उठाया। चले देखिए जी, फ़ोन भी नहीं उठाया, और वो इतने मौसूफ डिक्टेटर हैं कि वो मीडिया को टाइम नहीं देते। हालांकि हमारे सेक्रेटरी रह चुके हैं इन्फॉर्मेशन। अच्छा तो फिर मदर अब्बास साहब, पहले तो मैं ज़रा आपके पास आऊँ सर, तो ज़रा फिर उनकी ताज़ीम में कुछ अल्फाज हो जाए। सोलंकी साहब बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत हम्बल इंसान है, नो डाउट, वो हर चीज़ अलग है, ठीक है। बात यह है कराची को तबाह करने के अंदर अगर 2 इदारों का नाम मैं बिल्कुल ओपन बात करूँगा, एक करप्शन की गढ़ और तबाह करने में, एक वाटर बोर्ड, सीवरेज बोर्ड और एक SBC, ठीक है। ये दोनों ऐसे अंडे हैं, वो अंडे हैं गोल्डन, जो गोल्डन अंडे देते हैं, जो 50-50 करोड़ रुपए देके, 60-60 करोड़ रुपए देके यहाँ पे पोस्टिंग कराई जाती है। रशीद सोलंकी साहब ने कितने दिए? सर मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो जनरल बात तो वो आपने कहा ना, मेरे पास प्रूफ नहीं, इसलिए बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने भी तो कुछ तो दिया होगा, मेरी बात है, वो कोई तो लेन देन हुई होगी। मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। आप जो मुझसे बात कराना चाह रहे हैं, कोई तो टेंडर भरा होगा मदर साहब, सुने, आपने खुद जब इकरार जुर्म कर दिया है तो फिर क्या कहने? मैं आपको बताता चलूँ, देखें आप रशीद साहब सुन ले, देखें इससे पहले हमारे सेक्रेटरी रह चुके हैं 2 दफ़ा इन्फॉर्मेशन से, बीच में काफ़ी अर्सा ये कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी थे। मतलब बहुत ओबीडेंट ऑफिसर है, बिल्कुल सीनियर मोस्ट हैं। देखें इनको लगाने में जो लगाने वाले लोग होते हैं ना, माल वो पकड़ते हैं असल में, और इन लोगों के साथ ब्यूरोक्रेसी के साथ होते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? मैं अगर पोस्टिंग करा रहा हूं तो मेरे साथ 2, मैं करना चाह रहा हूं तो मेरे साथ 2 मेरे लॉबिस्ट होते हैं, जिसको बोले आप इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसा खर्च करते हैं, पोस्टिंग हो जाती है। मतलब डीजी साहब बेकसूर शरीफ नफ्स आदमी है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आ रहा हूँ, मैं आपके साथ जवाब दूंगा, खुल के दे। अल्लाह का शुक्र है, मेरा नाम सैयद मजहर अब्बास रिजवी है, ठीक है। मैं बाय बर्थ सैयद हूँ, माँ की तरफ से, बा की तरफ से, ये चीज़ें आनी जानी चीज़ें। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, मैंने क्या बोला, कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में अगर 2 इदारों का मैं लूँगा, नंबर 1 पे वाटर बोर्ड से SBC, दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अभी पिछले दिनों 6 दिन पहले एक बिल्डिंग गिरी है लालू खेत में, आपको पता है, ठीक है, उसमें मवाद भी हुई हैं। ये कौन इजाजत देता है? इससे पहले जो पिछली गवर्नमेंट गई है, इस पार्टी की कंटिन्यूटी गवर्नमेंट थी, एक साहब थे, नाम भी मैं क्या लूँ, सबको पता ही है, ठीक है, वो फ्रंटमैन थे, और वो क्या थे, वो थे इंस्पेक्टर थे, और वो भी सस्पेंड शुदा, बताएं, ठीक है। शहजाद नाम उसका, शहजाद, जूते भी खाए थे नीचे फौज ने, जो उनका काम फौज का नहीं किया, फौज ने जूते मारे इनको, ऊपर से मारते हुए नीचे तक बिल्डिंग तक लाए थे इनको। अरबों रुपए उसने कमाए, अरबों रुपए, वो खुद ने तो नहीं कमाए उसने, किसी को अद्दा का दिए होंगे, अद्दी को दिए होंगे, किसी को तो दिए होंगे ना, ठीक है ना, किसी मिनिस्टर को दिए होंगे। लेकिन वैसे क्या कहें आपकी महारत के कि सोलंकी साहब के लिए आप ऐसे चौरंगी काट के निकल गए, टाइम बहुत कम है मदर अब्बास साहब। नहीं, मैं एक मिनट खत्म करूंगा। इसी यही हाल वाटर बोर्ड का। मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं
एक जेन्युइन मसला है, जेन्युइन मसला। मैं अपनी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज वहाँ उनके ऑफिस में बैठ गए, थोड़ा गिला करके आया हूँ, खुद नहीं थे, लोगों के साथ। सर एक डीजी एक फुल फ्लैश अथॉरिटी है, ऐसे सर सजा साहब? जी बिल्कुल। और इतना बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है। पिछले 2 महीने से मेरे जैसा सीनियर स्टाफ है, पार्लियामेंट में कवर कर रहा है पिछले 20 साल से, ठीक है। सारा दिन सीएम की गिर्द हम घूमते हैं, मिनिस्टरों के गिर्द घूमते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैंने उनको बोला सर ये जेन्युइन मसला है, हैदराबाद का मसला है, ये फाइल मंगवा लें, रेगुलराइजेशन का काम है। मैं कसम उठा सकता हूँ, 2 महीने हो गए, खुदा की कसम, उसके पीएस ने, कॉम्पिटेंसी बता रहा हूँ, पीएस ने 2 महीने से फाइल ही मंगाई। मैं क्या नाम है पीएस का? वो उसका नाम है जमाली, कोई जमाली है, ठीक है। और आप अंदाजा लगाएंगे ग्रेड 21 का अफसर उसका पीएस उसकी बात नहीं कर रहा, सुन रहा। मैं जाता हूं, अब जाहिर बात मुझे साफ रहने वाली हरकत करनी पड़ेगी, मैं तो लिहाज कर रहा हूं सोलंकी साहब का, मैं गिला कर रहा हूं उनसे, यहां कर सक रहा हूं आपसे, लेकिन बात यह है कि पैसे खाते होंगे नहीं खाते होंगे या कैसे लेते होंगे, सिस्टम के बगैर कोई चल नहीं सकता। लेकिन मुझे अफसोस सोलंकी साहब आपसे ये हो रहा है कि इतने आप सीनियर 21 ग्रेड में हो, आप रिटायरमेंट की तरफ गामजन हो, आपका सीपीएस नहीं घूमता। ऐसे सैकड़ों लोग घूम रहे हैं सर, सैकड़ों, खुदा की कसम। 80 गज का प्लाट 4 लाख रुपए नक्शे के, 120 गज का प्लाट, सजा सा सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल। 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए। यार ये कौन सी हुकूमतें हैं यार, ये कौन सा तरीका है? एक आदमी अपने माल खर्च करके, पैसे जमा करके अपने बच्चों के लिए एक शेल्टर बना रहा है, जो हुकूमत का काम है देना, वो नहीं, जो अपने पैसे से बना रहा है उससे सबसे पहले डकैती मारते हैं एसबीसी वाले, उसके बाद वाटर बोर्ड वाले। अब ये क्या है? ये काम डीजी का है, हम सिखाएंगे इनको। डीजी को कहे मुस्ताफी सर मैं कह रहा हूं मुस्तफी हो जाए। आपकी अगर आपका पीएस नहीं सुनता, आपके पीएस आपकी बात नहीं सुनते, आपके डायरेक्टर आपकी बात नहीं सुनते, आपके डायरेक्टर नहीं सुन रहे, डायरेक्टर तो सर मादर पे आजाद हैं। अच्छा, और डीजी को नो लिफ्ट? नहीं नो लिफ्ट सर, वो नीचे मामला अरबों रुपए में, अरबों रुपए में। मैं छोटी सी निशानदेही साहब, मैं अब आपकी तरफ आता हूँ। एसबीसीए, चूंकि आप एक्सपर्ट रहे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, बड़ा लिखते रहे मुताबिक अखबारों में, तो जरा आप भी फूल निछावर करते तो हम इख्तिताम की तरफ जाए। सोलंकी साहब सिर्फ लियाकताबाद टाउन का एहतसाब करवा लेना, सिर्फ लियाकताबाद टाउन का, तो मैं शाबाशी दूंगा। सोलंकी साहब इन बीटर्स के आगे कुछ भी नहीं है, ओफो, डमी है, कठपुतली है, कठपुतली हैं। ये एक मनसब पे बुत बैठाया हुआ है। अच्छा, करना सोलंकी साहब, और ऐसा बुत जिसको कहे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, टाइम पास कर रहे हैं मतलब। मैं थोड़ा सा जरा निशानदेही करते जाऊं। लियाकताबाद टाउन ज्यादा ना हो जाए सोलंकी साहब, हमसे ना नाराज हो जाए, मुस्ताफी ना हो जाए वो, लियाकताबाद कि भाई मैं जा रहा हूँ यार, खुदा का खौफ करो तुम लोग। सोलंकी साहब के लिए नहीं जाते, चले हम आ जाएंगे सर आपके पास, आपकी चाय पीने। सोलंकी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उस दिन एप्रिशिएट करूंगा सोलंकी साहब को जिस दिन ये बीटर्स के तौर पे, सोलंकी साहब के लिए बीटर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। बड़ी बात, अगर एसबीसीए के लिए काम कर रहे हैं तो जो फुल हाई अथॉरिटी है वो सोलंकी साहब हैं। तो ये सोलंकी साहब के साथ जो है ना तांते बांते जो है ना जुड़ते हैं। उमैर मरिंडा ये बीटर भी है और बिल्डर भी है, लियाकताबाद टाउन। अच्छा, दूसरा नाम है जाहिद काला। ये नाम कैसे अजीबो गरीब है? ये निकनेम होंगे ना, ये असल नाम नहीं होंगे। ये एसबीसीए के बीटर भी हैं और बिल्डर्स भी हैं। बताएं। आगे चलें जी। राशिद चूड़ी मदर अब्बास साहब, साजिद चूड़ी, जिया काला, कामरान मिर्जा, ये बीटर भी हैं, बिल्डर भी हैं। ओहो, और एसबीसीए के कमाऊपूत भी है, कमाऊपूत भी हैं। तो वही होता है ना सर। एट टाइम जो है ना लियाकताबाद टाउन में 40 से 45 गैर कानूनी इमारतें जेर तमीर रहती हैं, कंटिन्यू। बताया ना कितने पैसे होते हैं? और एक पोर्शन के ये 20 से 25 लाख वैल्यू के हिसाब से कि जगह कैसी है। तो फिर ये इतना, जब ये करप्शन का ये अंबार है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, अरबों, किसके पास शिकायत लेकर जाए कोकर साहब? अल्लाह मियां के पास। अल्लाह मियां के पास चले। अभी तो मेरे ख्याल में ये आज का काफी है। गनी साहब को ही शिकायत बनती है। नहीं, गनी भी बेचारे ऐसे ही हैं। अच्छा, चूंकि वो मिनिस्टर हैं और अरबाब इख्तियार हैं, उनके पास कलमदान है। उनको चाहिए कि एसबीसीए में ये जो लोग काम कर रहे हैं,
करप्शन, जो अफसरान करप्शन कर रहे हैं उनकी राह रोकें, इन पे फ़र्ज बनता है। और जैसा कि शाह साहब ने बताया कि SBC और वाटर बोर्ड दोनों ने मुल्क की कराची की तबाही कर दी है। आज का प्रोग्राम कुछ सूदमंद साबित होगा? सर हम तो हमारा आपका काम है बात करना, अच्छा निशानदेही करना, देखिए सर मैं बिल्कुल शॉर्टकट करके क्लोज कर रहा हूँ। दुनिया बहुत आगे चली गई है, ये SBC का ये ढांचा खड़ा है, ये किसी काम का नहीं है। कंप्यूटराइज कर दें, मैन एक्सेस हटा दें, सबको कर दें, कंप्यूटराइज कर देंगे तो करप्शन सबकी रुक जाएगी। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।